everyone, welcome to Multi Education Corner. Student, today we are going to start a very important chapter in geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो स्टूडेंट हमें अपने टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हमको लैंड रिसोर्सेज, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करना है। वन बाय वन हम अपने सभी रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस, उनके फॉर्मेशन और उनके कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को लैंड रिसोर्सेज से। तो स्टूडेंट अगर हम लैंड रिसोर्स की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन अर्थ पर अगर हम देखें तो लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। और लैंड कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस के टोटल एरिया में से 30% जो है वो लैंड कवर करता है और 70% जो है वो क्या है, वाटर है। तो स्टूडेंट इस 30% में भी सम पार्ट जो है वो हैबिटेबल नहीं है, यानी नॉट हैबिटेबल है, यानी जहाँ पर लाइफ नहीं है या फिर जहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि हम अपने अफ्रीका में देखें तो सहारा डेजर्ट, उसका सम पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पर, जहाँ सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि वो लैंड एरिया है। इसी तरह से हम टुंड्राज में देखें तो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, सरवाइव करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम देखें तो है वो भी लैंड एरिया, आता वो भी 30% में ही है। तो इस 30% में अगर इस 30% को हम 100% बना लें अपना और 100% में से हम देखें तो 90% एरिया जो है वो हमारा हैबिटेबल एरिया है और 10% स्टूडेंट हमारा नॉट हैबिटेबल एरिया है, जहाँ पर हम सरवाइव नहीं कर सकते, बट वो इंक्लूड इसी 30% में ही है। अब स्टूडेंट इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें स्टूडेंट इस लैंड एरिया में हमारे प्लेन्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, डेजर्ट आता है, कोस्टल एरिया आता है, आइलैंड्स भी आते हैं, वैलीज भी आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आती हैं। अब अगर हम इनका यूज़ देखें तो प्लेन एरिया किसी दूसरे पर्पस से यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती है। माउंटेन देखें तो यहाँ पर हमको कुछ मेडिसिन्स मिल जाती हैं। डेजर्ट देखें तो कुछ मिनरल्स हो सकते हैं। कोस्टल एरिया किसी दूसरी चीज़ों के लिए यूज़फुल है। तो अलग अलग लैंड की अपनी अपनी क्वालिटीज़ के बेस पर उनका यूज़ अलग अलग तरीके से हम करते हैं, बट ये सारे के सारे अगर हम देखें तो किस में आते हैं, लैंड रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि प्लेन है वो भी लैंड रिसोर्स ही है, कोस्टल एरिया या डेजर्ट या आइलैंड या माउंटेन सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे लैंड रिसोर्सेज में ही आते हैं। अब स्टूडेंट हम यूजेज ऑफ लैंड की बात कर लेते हैं। तो लैंड यूज़ की अगर हम देखें किस किस बेस पर यूज़ होता है, किस किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इंडिया जो है वो कैसा कंट्री है, एग्रीकल्चर जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ के पीपल्स इन्वॉल्व हैं। तो एग्रीकल्चर में हम लैंड का यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं, माइनिंग में लैंड का यूज़ किया जाता है, इसके अलावा बिल्डिंग हाउसेज में इसका यूज़ किया जाता है, रोड्स में भी इसका यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी इसी का यूज़ किया जाता है। हमने कोई प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में कोई भी प्रोडक्शन हमने किया या हमने फॉरेस्ट्री की या हमने माइनिंग की, उसके बाद हमें बिल्डिंग बनाना है, अपने हाउसेज बनाने हैं और हमें इन सारे प्रोडक्ट जो हमने इसके द्वारा निकाले हैं उनको सबको इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाना है, तो हमें रोड बनाने। इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमको किस चीज़ की नीड है, वी नीड लैंड। ओके स्टूडेंट, तो लैंड यूज़ इज़ डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब लैंड जो है वो उसका यूज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कहीं का लैंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और किसी दूसरी जगह का लैंड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट वो 2 फैक्टर्स हैं जिन पर लैंड का जो यूज़ है या डिटरमाइन किया जाता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर और सेकंड है ह्यूमन फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में हम देखें तो टोपोग्राफी मीन्स स्टूडेंट कहीं पर प्लेन है
यानी उसका जो रिलीफ है वो किस टाइप का है, माउंटेनियस है कि डेजर्ट है कि कोस्टल एरिया है कि प्लेन्स है, किस टाइप का वो मिट्टी वहाँ पर ज़मीन किस टाइप की है। इसके अलावा सॉइल, अब सॉइल की भी तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, तो वहाँ पर किस टाइप की सॉइल है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर एलुवियल सॉइल है, जैसे कि हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, हमारा यूपी और बिहार वाला एरिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। और एलुवियल सॉइल कैसी होती है, वेरी फर्टाइल होती है, सो दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। ठीक, क्लाइमेट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो क्लाइमेट, कहीं का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है, कहीं का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है और कहीं का टेम्परेट है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का लैंड भी यूज़ होता है। इसके अलावा मिनरल्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मिनरल जो है वो एरिया मिनरल में बहुत ज़्यादा रिच है, मिनरल अवेलेबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है मिनरल्स, तो वो मिनरल माइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारा लैंड फिजिकल फैक्टर में वाटर की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जहाँ पर वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। तो फिजिकल फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं जिससे लैंड का यूज़ जो है डिटरमाइन किया जाता है, वो है ट्रोपोग्राफी, सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल मीन्स, और क्लाइमेट और मिनरल, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेकंड जो फैक्टर है वो ह्यूमन फैक्टर है। ये तो फिजिकल फैक्टर है जिनको नेचुरल फैक्टर भी हम कह सकते हैं। अब ह्यूमन फैक्टर में अगर हम देखें तो उस एरिया की पॉपुलेशन, जैसे कि हम यूपी की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है हमारी ये, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ का लैंड एरिया ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ठीक, और सेकंड यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लैंड का एरिया ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं बट टेक्नोलॉजी की कमी है, तो उन एरियाज़ में भी लोग खेती बाड़ी करते हैं। बट कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बढ़िया क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर लोग माइनिंग करते हैं उनकी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है लैंड का यूज़। इसके अलावा स्टूडेंट जो लैंड है हम उसको और भी 2 टाइप से कैटेगराइज कर लेते हैं। एक ये लैंड कैन बी प्राइवेट एंड कम्युनिटी। तो जैसे कि मेरा कोई खेत है या मेरा कोई घर है अपना, तो उसका इंडिविजुअल ओन बाय मी ना, यानी इंडिविजुअली मालिक मैं हुई, तो वो कहलाता है प्राइवेट। और अगर कोई पार्क है, कोई हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई गवर्नमेंट हमारा स्कूल है, तो इस टाइप के जो लैंड एरियाज होते हैं वो होते हैं कम्युनिटी और ओन बाय कम्युनिटी के द्वारा ही ओन किए जाते हैं। तो प्राइवेट और कम्युनिटी बेस पर भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लैंड का मिसयूज़ कर रहे हैं, और वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो लैंड को फेस करना पड़ रहे हैं जिसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम, हम मिसयूज़ कर रहे हैं लैंड का, बट कैसे? बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। जिस तेज़ी से, जिस रैपिड रेट में इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, उसी रैपिड रेस में जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, उसी रेस में हम लैंड का भी मिसयूज़ कर रहे हैं। और लैंड अगर हम देखें तो वो हमारे पास कैसा है, लिमिटेड है, क्योंकि ये उतना ही है 30% एरिया, और इस पर रहने वाले या इस पर फूड के लिए डिपेंड होने वाले जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है बहुत तेज़ी से, और ये लैंड एरिया जो है वो लिमिटेड है। तो ये हम इस पर क्या करने लगते हैं, हम इसका दूसरी तरीक़ों से मिसयूज़ करने लगते हैं। और हम यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी अलग अलग एरियाज़ में डिफ़र करती है। यानी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बेस पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रिच हैं, वहाँ खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ वाटर की बहुत स्केर्सिटी, बहुत कमी है, खेतीबाड़ी अच्छी नहीं होती है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। सो दैट पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होती जाएगी तो क्या होगा, लैंड तो लिमिटेड है, तो लोग क्या करेंगे, इसका मिसयूज़ करने लगेंगे लैंड का। मीन्स ये कि उसमें बहुत तरह तरह के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, लैंड वहाँ की ख़राब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो वो हम अब चैलेंजेस में देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो लैंड के डिग्रेडेशन में या लैंड को फेस करना पड़ रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन एक तो हो ही रहा है, किसकी वजह से, नेचुरल
फर्टिलाइज़र की जगह हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा लैंड स्लाइड्स होते हैं, आपने देखा होगा भूस्खलन जिसको हम कहते हैं। सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का कटान हो रहा है, यानी अपर टॉप लेयर जो है वो कट जाती है हवा की वजह से तेज़, या फ्लो ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है, या फ्लड की वजह से, तो उसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन। और इसके अलावा डिजर्टिफिकेशन, यानी लैंड जो है वो किस में चेंज होता चला जा रहा है, डेजर्ट में चेंज होता चला जा रहा है, बड़े बड़े डेजर्ट जो है वो बनते चले जा रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो लैंड को फेस करना पड़ रहे हैं। अब इनके हम देखेंगे इनके सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं। तो द सॉल्यूशन, हाउ कैन वी कंजर्व लैंड, किस तरह से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लैंड को डिग्रेड होने से बचाना होगा। लैंड डिग्रेडेशन कैन बी चेक्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं, एक तो ये कि हमको अफॉरेस्टेशन करना होगा। अब अफॉरेस्टेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दिस इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ फॉरेस्ट कवर टू प्रोटेक्ट द सॉइल एंड क्रिएटिंग अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, प्लांटिंग करना ट्रीज का, किस एम के साथ, इस एम के साथ कि फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए सॉइल को, और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाए, या वाइल्ड लाइफ के भी नेचुरल हैबिटेट को बचाया जाए। इसी को कहते हैं हम अफॉरेस्टेशन। ये मेथड अगर हम अपनाएंगे, ये टेक्निक अगर हम यूज़ करेंगे तो हम लैंड के डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लैंड रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का सिंपली मीनिंग है मीन्स गेटिंग न्यू लैंड, यानी नया लैंड हासिल करना या बनाना। लेकिन हम ये काम हमारे हाथ में तो नहीं है, बट इट इज़ यूजुअली डन इन कोस्टल एरियाज। ज़्यादातर कहाँ पर किया जा सकता है, कोस्टल एरियाज में किया जा सकता है, एंड ऑल्सो इन एरिया लाइक रिवर्स एंड लेक, और ऐसे एरियाज में भी किया जा सकता है जहाँ पर रिवर्स और लेक हों। द एरिया अंडर वाटर इज फिल्ड विद डर्ट या सैंड या रॉक या अदर मटेरियल, वो उन सब से भर दिए जाएं जिससे कि नया लैंड बनाया जा सके। नेक्स्ट है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अभी जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी तरह से लोगों ने कम लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया है, आर्टिफिशियल जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ करना शुरू कर दिया है। हमको अगर लैंड को डिग्रेड होने से बचाना है तो रेगुलेट करना होगा यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग क्या होता है, ग्रेजिंग का मतलब होता है जो एनिमल्स घास चरते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स घास चरते हैं वो घास के साथ साथ जो हमारी टॉप लेयर है जड़ों के साथ उसको भी खींच लाते हैं, निकाल लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो टॉप लेयर है वो ख़त्म हो जाती है और टॉप लेयर ही फर्टाइल होती है, जिसको हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। तो ये भी एक वजह है सॉइल इरोजन की, इसलिए ओवर ग्रेजिंग को भी रोकना होगा। और लास्ट है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको सस्टेनेबली करना होगा हमें। तो इसमें फर्स्ट है हमारी मुल्चिंग। ये क्या होती है स्टूडेंट, एक पिक्चर के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट ये प्लांट्स आप लोग देख पा रहे हैं। क्लियर एरिया बिटवीन प्लांट इन अ फील्ड आर कवर्ड विद ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ या वुड चिप। इससे क्या होता है, इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जैसे कि ये प्लांट जो आप देख पा रहे हैं, इसके चारों तरफ स्ट्रॉ पड़ा हुआ है या लीफ से इसको ढक दिया जाए, सूखी पत्तियों से ढक दिया जाए, ये तो स्ट्रॉ पड़ा हुआ है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हम पानी इस प्लांट में डालेंगे वो बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, और ये स्ट्रॉ क्या करेगा, सॉइल के मॉइस्चर को बनाए रखेगा, रिटेन करके रखेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस एक्टिविटी को हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा लें। ये तो हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। तो स्टूडेंट इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, व्हेन यू ग्रो 2 और मोर क्रॉप नेक्स्ट टू ईच अदर एट द सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। यानी जब एक ही फसल के साथ हम कोई दूसरी फसल भी पैदा करें, एक बड़े हाइट की हमने कोई फसल लगा दी, फॉर एग्जांपल अरहर की दाल के पौधे बड़े होते हैं और उसके बीच में एक लाइन हमने चने की लगा दी, एक अरहर की दाल की लाइन जा रही है, एक चने की लाइन फिर डाल दी हमने, फिर अरहर की दाल, फिर चना। तो अरहर की दाल जो बड़े बड़े प्लांट होंगे और चने जो हैं वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सॉइल के
इरोजन को बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं, क्योंकि तेज़ हवा या तेज़ पानी अगर फ्लो होकर आता है तो क्या होगा, ये बड़े बड़े प्लांट जो हैं वो रोक लेंगे और इससे हमारी डबल फायदा होगा, हमारी क्रॉप भी खराब नहीं होगी। इसे कहते हैं हम इंटरक्रॉपिंग, यानी एक ही समय में कई सारी क्रॉप एक साथ एक ही लैंड पर पैदा करना। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट टेरेस फार्मिंग और उसके बाद है हमारा शेल्टर बेल्ट। तो इन दोनों को अब हम 1 बाय 1 पिक्चर के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट टेरेस फार्मिंग क्या होता है, ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आपको स्टेप फार्मिंग है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये हिली एरियाज में ढलान पर इस तरीके की सीढ़ियाँ बना करके खेती की जाती है, इसी को कहते हैं हम टेरेस फार्मिंग। दिस इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स और टेरेसेस कट इनटू द स्लोप ऑफ हिल्स, यानी हिल के स्लोप्स को कट करके डिफरेंट टाइप की सीढ़ियाँ बना करके जो फार्मिंग की जाती है उसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट ये करते क्यों हैं, इसको इसलिए करते हैं कि जब बारिश होती है या ऊपर से पानी इसमें इरिगेट किया जाता है खेत को, तो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम ढलान से सीधा पानी छोड़ दें तो सीधे नीचे आकर के रुकेगा और मिट्टी जो है इसको पी नहीं पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। बट जब बारिश होती है या इरिगेट किया जाता है, अगर इस तरीके की हम स्टेप्स बना देते हैं तो क्या होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे स्टेप, इस तरह से 1 बाय 1 नीचे आते आते सॉइल जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को अपने अंदर पी लेती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाटर को वेस्ट होने से बचाता है और इससे भी सॉइल के या लैंड के डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट शेल्टर बेल्ट। अब स्टूडेंट शेल्टर बेल्ट क्या होता है, दिस रिफर्स टू द रोज ऑफ प्लांट planted to control wind movement and soil cover in coastal and dry regions। ड्राई रीजन्स में और कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, इस तरीके के शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें बड़े बड़े प्लांट्स को लगा दिया जाता है, जिससे कि इसको एक रो में लगाया जाता है, एक पूरी लाइन में लगाया जाता है, जिससे कि सॉइल का इरोजन ना हो सके और वाटर भी बचाया जा सके और जितने एरिया को इरिगेट करना है उतने ही एरिया में वो पानी फैल सके। तो शेल्टर बेल्ट है हमारा काउंटर प्लोइंग है, हमारा टेरेस वाला हमारा फार्मिंग है, इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग है और मुल्चिंग है। इन तरीकों से हम अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं और साथ में अफॉरेस्टेशन करके भी हम लैंड को डिग्रेड होने से भी बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारे कुछ मेथड्स थे जिससे कि हम अपने जो लैंड हमारा डिग्रेड हो रहा है उसको बचा सकते हैं डिग्रेड होने से और मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है लैंड रिसोर्सेज का ओनली वो कंप्लीट हो जाता है। हमने व्हाट इज लैंड रिसोर्स, हाउ मैनी % इज लैंड अवेलेबल ऑन अर्थ, इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ लैंड और लैंड यूजेस और इसके चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और देन हमने इसके जो सॉल्यूशन है किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं लैंड को वो डिस्कस कर लिया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक सॉइल एज अ रिसोर्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।